हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। इस क्लास को हमने पहले भी आपको कराया है बीपीएससी 143। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कराए थे और उस क्लास में हमने आप सबसे बोला था कि आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा अगर इसका पार्ट 2 चाहिए। हमारे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हैं आप लोगों की तरफ से इस ये जो सब्जेक्ट कोड है इसके पार्ट 2 के लिए। तो अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो रह गए थे, वो हम महत्वपूर्ण प्रश्न अब आपको कराने वाले हैं। इसमें हमने जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे, तकरीबन हमने आपको इसमें 4 प्रश्न पहले ही करवा चुके हैं हम आपको। अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम आपको इसमें करवाएँगे महत्वपूर्ण प्रश्नों में। तो पहला जो इसके अंदर ये क्वेश्चन है, सॉरी, ये जो अगले भाग में इसका 5वां प्रश्न रहेगा, ये रहेगा भारत में पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन के मुख्य प्रावधान क्या ने? ठीक है? भाई भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था है। भारत में ये जो है 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर। उसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। इस 73वें संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला, जिसके मुख्य प्रावधान है। इसकी वजह से क्या हुआ था? इसको एक संवैधानिक दर्जा मिल गया था पंचायती राज सिस्टम को। पंचायती राज सिस्टम जो होता है वो 3 तरीके से मतलब के कार्य करता है, 3 श्रेणियां होती हैं उसकी। उसका जो ढांचा है वो 3 विभागों के अंदर बटा हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है इसके अंदर त्रिस्तरीय ढांचा। पहला आता है इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, जो कि बिल्कुल निचला सदन होता है। उसके बाद आता है पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर, जो कि मध्य एक इसके अंदर स्तर है। उसके बाद लास्ट में आता है जिला परिषद, जिला स्तर। और ये जो पंचायत समिति है, ये इसका कार्य क्या होता है? पंचायत समिति का कार्य है ग्राम पंचायत और जिला परिषद को बांधे रखना। मतलब ये एक तरीके से मिडलमैन माना जाता है पंचायत समिति को। ये ग्राम पंचायत को और जिला परिषद को जोड़ने का कार्य करती है। अब इसमें आरक्षण को देख लेते हैं हम, आरक्षण बिंदु को। महिलाओं के लिए 1/3 33% सीटें और SC/ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण इसके अंदर पहले से ही वो रखा है। क्योंकि जो भी SC/ST है वो उनका जब तक एक पूरी हम तादाद नहीं समझ लेते, हम आरक्षण नहीं दे सकते। तो इसमें भी वही है कि पहले SC/ST के लिए जनसंख्या के अनुपात को समझना होता है, उसका पूरा डेटा होना चाहिए, उसके बाद ही सीटों पर आरक्षण इसमें मिलता है। आगे चलते हैं अब हम। इसका जो कार्यकाल रहता है, ये पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है। ठीक है? जैसे भारत के अंदर मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का रखा गया है। इसी तरीके से पंचायतों का भी जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का रखा गया है। इसमें राज्य वित्त आयोग होता है। पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इसका गठन किया गया है। जो स्टेट रहता है, जो राज्य रहता है, उसमें एक वित्तीय आयोग होता है और वो ही इन पंचायतों को या नगर पालिकाओं को वही अपनी तरफ से फंड मुहैया करवाता है, जिसकी वजह से इनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जाती है, पंचायती लेवल पे भी और नगर पालिका लेवल पर भी। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। सामाजिक आंदोलन और राज्य की राजनीति के बीच क्या संबंध है? जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, आपने देखा होगा कई आंदोलन भारत के अंदर जगह जगह बहुत सारे आंदोलन लगे रहते हैं। अभी भी एक आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर के ऊपर। तो ये जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, ये राज्य की राजनीति के बीच क्या संबंध रखते हैं उसको हमें समझना है। सामाजिक आंदोलन राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जो भी राजनीति होती है उनको पूरी तरीके से ये जो सामाजिक आंदोलन रहते हैं, ये क्या करते हैं? एक तरीके से प्रभावित करते हैं। पहला तो इसमें जनता की भागीदारी बढ़ जाती है। ये आंदोलन आम लोगों को जागरूक करते हैं और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल करते हैं। अभी देखिए जैसे नीट का पेपर लीक हुआ था, उसकी वजह से पूरे भारत के अंदर और खास करके दिल्ली के अंदर एक आंदोलन छिड़ा हुआ है। उसमें जो आंदोलनकारी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं बार-बार हो रही हैं, तो आप इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार से कोई मजबूत कानून बनवाने की आप भी अपनी तरफ से कोशिश करिए। इसके बाद हम देखते हैं इसमें नीति परिवर्तन का मुद्दा। नर्मदा बचाओ आंदोलन या चिपको आंदोलन जैसे अभियानों ने सरकारों को अपनी पर्यावरण और विकास नीतियों को बदलने पर मजबूर किया। कई बार ये जो आंदोलन रहते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? सरकार को जो भी उन्होंने नीतियां बना रखी हैं या उन्होंने जो भी अपना विकास का स्ट्रक्चर बना रखा है,
कई बार देखिए सरकार की नज़र में तो वो जो कार्य कर रहे हैं वो विकास के ऊपर है, और कुछ लोगों को ऐसा महसूस भी होता है कि हाँ, ये विकास के लिए किया जा रहा है, पर उससे कुछ ना कुछ कहीं न कहीं लोग प्रभावित भी होते हैं। अगर कोई भी अगर मान लीजिए कोई एक एक झुग्गी का एरिया है, अब सरकार चाहती है कि भाई मैं यहाँ पर एक अच्छी बिल्डिंग खड़ी करूँ, ये एक अच्छा रेज़िडेंशियल सिस्टम यहाँ पर मैं लागू करूँ, यहाँ पर एक रेज़िडेंशियल सोसाइटी बनाऊँ, तो जो वहाँ पर रहने वाले कई सालों से रहने वाले झुग्गी वाले लोग हैं, उनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर सरकार बनाएगी भी तो सारे लोगों को थोड़ी ना मुहैया करा देगी, वहाँ पर वो फ्लैट या घर। भई कुछ लोगों को ही प्रोवाइड करवा पाएगी, क्योंकि भाई झुग्गी के मुकाबले घर जो बनेगा वो बड़ा बनेगा, है ना? तो जगह जो होगी वो जल्दी घिरेगी। उस भूमि के ऊपर कम फ्लैट बन पाएँगे या उस भूमि के ऊपर कम मकान बन पाएँगे, तो कुछ लोगों को तो उसका फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन बहुत बड़ी एक जो लोगों की तादाद है, वो क्या हो जाएगी? वो एक तरीके से सरकार के खिलाफ भी हो जाएगी। इसमें क्या होता है, नए नेतृत्व का उदय भी होता है। कई सामाजिक आंदोलनों से ही बाद में मजबूत राजनीतिक दल या नेता उभर कर आते हैं। आपने शायद आपको याद हो या नहीं हो, आपने पहले देखा होगा 2014-13 के समय पर कि दिल्ली के अंदर ही लाल किले में अन्ना हजारे आंदोलन चला था। उस आंदोलन के बाद ही आम आदमी पार्टी जो एक है हमारे देश की, वो पार्टी सत्ता में आई थी, और उसके जो नेता हैं जैसे जिसमें अरविंद केजरीवाल जी हो गए या कुमार विश्वास जी हो गए या उसके अंदर मान लीजिए मनीष सिसोदिया जी हो गए, ये नेता उसके बाद ही तो उभर करके आए थे ना। तो एक नए नेतृत्व का उदय भी इसके अंदर होता है। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। राज्य की राजनीति में गठबंधन सरकारों की कार्यप्रणाली कैसी होती है? जो राज्य हैं, उसकी राजनीति में जो गठबंधन सरकारें होती हैं, उनकी कार्यप्रणाली कैसी होती है, उसको समझना है हमें। गठबंधन सरकारों की राजनीति की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है। पहला तो ये जो गठबंधन पार्टीज़ होती है, ये क्या करती है? भई सौदेबाजी की राजनीति करती हैं, बार्गेनिंग पॉलिटिक्स। क्षेत्रीय दल सरकार में बने रहने के लिए केंद्र पर अधिक दबाव डालते हैं और सौदेबाजी करते हैं। जो क्षेत्रीय दल हैं, अब कई बार ऐसा होता है कि पूर्ण तरीके से भई बहुमत नहीं मिल पाता है। केंद्र में भी सरकार बनाने के लिए या राज्य में भी सरकार बनाने के लिए, तो केंद्र को या राज्य को क्या करना होता है? जो क्षेत्रीय दल होते हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियाँ होती हैं, उनसे क्या करना पड़ता है? गठबंधन उनसे करना ही पड़ता है। इसमें क्या होता है? सौदेबाज़ी होती है, भई आप हमारे ये हमें ये एक तरीके से ये जो डिपार्टमेंट है ये हमें चाहिए क्षेत्रीय दल के तहत, या जो हमारा पर्सन होगा आप उसको ये सीट ऑफर करो या इस डिपार्टमेंट में रखो, उन्हें प्रमुख बनाओ, है ना? तो इस तरीके की सौदेबाजी चलती है। स्थायित्व की कमी, अक्सर छोटे दलों के समर्थन वापस लेने से गठबंधन सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाती हैं। कई बार ऐसा हुआ है, भारत में भी कई बार ऐसा हुआ है, केंद्र में भी हुआ है और राज्य में भी हुआ है कि कई बार क्या होता है कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं, जो छोटी पार्टीज़ होती हैं, वो अपना समर्थन बड़ी पार्टियों से, जो सरकारों में बैठी होती हैं, उनसे सरकार से गठबंधन खींच लेती हैं, और उससे क्या होता है? गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाती है, चाहे वो राज्य की हो, चाहे वो केंद्र की हो। क्योंकि अगर आपके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं रहेगा, अगर आपके पास बहुमत नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सीट है वो चली जाएगी। इसलिए बहुमत का आंकड़ा ज़रूरी है। अब इसमें क्या होता है? सहमति की मजबूरी भी रहती है। सरकार कोई भी बड़ा फैसला अकेले नहीं ले सकती, सभी सहयोगी दलों की सहमति ज़रूरी होती है। देखिए, जो छोटे दल होते हैं, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, उनको ना हर चीज़ में पार्टिसिपेंट चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कोई मीटिंग भी हो या कोई बड़ा फैसला भी हो, क्योंकि उस फैसले से उनका जो क्षेत्र है वो भी प्रभावित होगा, वहाँ के लोग उनके खिलाफ हो सकते हैं, तो उनको भी हर तरीके की मीटिंग में या हर तरीके की बातचीत में उनको अपना रोल दिखाना पड़ता है, और इसी तरीके से ही जो क्षेत्रीय दल हैं वो राज्य दल बनते हैं, और राज्य दलों से फिर वो मतलब के बड़े राष्ट्रीय दल बनते हैं, है ना? पूरे राष्ट्र में उनकी पहचान होती है। तो उनको अपना पार्टिसिपेंट दिखाना पड़ता है हमेशा। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बीपीएससी 143 की हमने 2 क्लासेस बना दी हैं। इसमें भी हमने आपको कुछ प्रश्न समझाए। इससे पहले की क्लास में भी हमने आपको कुछ प्रश्न बताए थे। आप दोनों क्लासेस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, और हमारे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए और वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू सो मच।